हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोगों ने कैश फ्लो स्टेटमेंट का पार्ट नंबर 3 जिसके अंदर मैंने आपको दो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कराए थे 6-6 नंबर के, जो एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में आया भी हुआ है लास्ट ईयर ही। तो आज हम चलते हैं कुछ और फुल फ्लेज क्वेश्चन बनाते हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन से आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी अगर आप इन्हीं क्वेश्चन की जम के प्रैक्टिस कर लोगे। यही क्वेश्चन अगर आप बिना आंसर देखे एक बार में शुरू से एंड तक बना लेते हो, समझ लो तुम्हारा कैश फ्लो स्ट्रांग हो गया। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। तो सबसे पहले ये रही बैलेंस शीट, ये कंप्लीट बैलेंस शीट है, ये है आपका नोट्स टू अकाउंट्स, बस खत्म। इस क्वेश्चन के अंदर कोई भी एडिशनल पॉइंट नहीं दिया है, तो और आसान क्वेश्चन है, कोई भी एडिशनल पॉइंट नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले हम चलते हैं अपने नोट्स टू अकाउंट्स के ऊपर। एडिशनल पॉइंट है ही नहीं तो नोट्स टू अकाउंट्स पे चलते हैं और फॉर्मेट रेडी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये रहा ऑपरेटिंग, ये रहा इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, डी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। हमारा फॉर्मेट रेडी है। आपको पता है 15 to 18 लाइन आप छोड़ दो ऑपरेटिंग में, 7 to 8 लाइन इन्वेस्टिंग में, 7 to 8 लाइन फाइनेंसिंग में, लगभग 4-5 लाइन आप छोड़ दो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। मतलब टोटल आधा और आधा एक पेज के अंदर आगे पीछे मिलाकर आपका कैश फ्लो बन जाएगा। अब सबसे पहले हम चलते हैं नोट्स टू अकाउंट्स के ऊपर, क्योंकि कोई भी एडिशनल पॉइंट इसके अंदर नहीं है और क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, वो क्वेश्चन में बोला है कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए। इसमें लिखा नहीं है बट हाँ क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट यही है, प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर आप देखोगे, सबसे पहले रिजर्व सरप्लस नेट प्रॉफिट, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, तो 6 - 4 2 लाख का नेट प्रॉफिट है जो कि ऑपरेटिंग में आता है। सबसे ऊपर यहाँ पे सबसे ऊपर लिखोगे सरप्लस, ठीक है, सबसे ऊपर आप लिखोगे सरप्लस यानी कि नेट प्रॉफिट। सरप्लस कितना अमाउंट आएगा इसको हमें बाहर लिखना होता है ना, सरप्लस और टैक्स पेड जो है वो बाहर लिखना होता है, बाकी सब डिटेल के अंदर। तो सरप्लस हो गया 6 - 4 2 लाख का। एसेट और डेप्रीशिएशन, एडिशनल पॉइंट में कुछ नहीं है तो डेप्रीशिएशन का अलग ट्रीटमेंट करोगे, एसेट का अलग ट्रीटमेंट करोगे। 20 लाख था, 25,40,000 हो गया, 5,40,000 का आपने मशीन खरीदा है। तो आप लिखोगे इन्वेस्टमेंट के अंदर लिखो परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ मशीनरी 5,40,000, वो भी नेगेटिव का, ठीक है, 5,40,000 माइनस का। और जो डेप्रीशिएशन है आपको पता है, देखो जब भी आप कैश फ्लो बनाते हो ना तो ऑपरेटिंग को 3 हिस्से में बांट दो, टिप वाला इसके अंदर आएगा, ग्लेड वाला बीच में, करंट एसेट करंट लायबिलिटी वाला नीचे आएगा। तो डेप्रीशिएशन है 1 लाख का, 4 लाख और 3 लाख का डिफरेंस यानी करंट माइनस प्रीवियस ईयर, तो इस पोर्शन में आएगा नॉन कैश आइटम में। यहाँ पे लिखो ऐड नॉन कैश आइटम, ऐड नॉन कैश आइटम्स, और इसी के अंदर क्या आता है डेप्रीशिएशन, और डेप्रीशिएशन कितना आएगा 1 लाख रुपीस का डेप्रीशिएशन हो गया। ओके, देन है इंटेंजिबल गुडविल, पहले 224 था, पहले था 224, अब रह गया है कुल 80,000, तो कितना गुडविल राइट ऑफ हो गया 1,44,000। तो आप वो भी यहाँ पे लिखो गुडविल रिटर्न ऑफ 1,44,000, ठीक है, गुडविल रिटर्न ऑफ 1,44,000। तो गुडविल राइट ऑफ कितना हो गया 1,44,000 का गुडविल रिटर्न ऑफ हो गया। ओके, तो ये हो गया गुडविल, खत्म, और तो कुछ नहीं है इसके अंदर। अब आते हैं यहाँ पे लायबिलिटी साइड। तो सबसे पहले शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल 22 से 24, 2 लाख का शेयर आपने इशू किया है, तो फाइनेंसिंग के अंदर लिखोगे इशू ऑफ शेयर्स, ऐड करके ऐड इशू ऑफ शेयर्स। तो कितने शेयर्स आपने इशू कर दिया है 2 लाख रुपए का शेयर इशू हुआ है, इशू ऑफ शेयर्स 2 लाख। अच्छा, अब इसके बाद है रिजर्व एंड सरप्लस, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, नोट बना चुके हैं, कुछ नहीं करना है इसका। फिर है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का मतलब क्या है, लोन या डिबेंचर। तो पहले था 3,40,000 का, अब हो गया 480, तो आप लोन या डिबेंचर कुछ भी मान लो, कुछ नहीं लिखा है तो मैं लोन मानूंगा कि 1,40,000 का लोन टेकन है, तो वो फाइनेंसिंग में आप ऐड कर दोगे लोन टेकन, पैसा आएगा ना लोन टेकन, कितना आएगा 1,40,000 रुपए। तो 1,40,000 का आपने लोन लिया है, लोन टेकन 1,40,000। फिर है करंट लायबिलिटी, तो करंट लायबिलिटी का रूल तो जानते ही हो, बढ़ेगा तो प्लस, घटेगा तो माइनस। तो ट्रेड पेबल क्या हो रहा है, घट रहा है, तो आप माइनस करोगे, पहले था 4,08,000, अब हो गया 358, तो 50,000 से डिक्रीज इन ट्रेड पेबल, तो आपने माइनस करना है। और ये ऑपरेटिंग में सबसे लास्ट वाले पोर्शन में आता है, डिक्रीज इन ट्रेड पेबल, डिक्रीज इन ट्रेड पेबल घट रहा है, तो 50,000 जो है माइनस का लिख देना, ब्रैकेट में डाल देना, यहां लिख देना लेस, ठीक है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन क्या होता है, प्रोविजन फॉर टैक्स, शॉर्ट टर्म प्रोविजन प्रोविजन फॉर टैक्स है।
तो जो करंट ईयर है उसका है प्रोविजन फॉर टैक्स मेड और प्रीवियस ईयर का जो है टैक्स पेड। तो 1,54,000 लेस लिख देना टैक्स पेड, टैक्स पेड 1,54,000 का टैक्स पेड है, और 1 लाख का प्रोविजन फॉर टैक्स मेड है वो सबसे ऊपर आता है। सबकी जगह आपको पता होना चाहिए, और फॉर्मेट अगर अच्छे से लिख लिख के याद किया है 4-5 बार तो याद होगा फॉर्मेट, और क्वेश्चन बनाओगे प्रैक्टिस होती चली जाएगी। 2-4 क्वेश्चन और बना लोगे ना तब फ्लुएंसी आएगी, अभी थोड़ा अटकोगे, धीरे धीरे आधा अधूरा बनेगा, कहीं मिस्टेक होगी। 4-5 क्वेश्चन और बना लो, आप फ्लुएंसी आ जाएगी, कोई भी क्वेश्चन उठा के बना लोगे। ठीक है, और मैं कह रहा हूँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बना के देखो कैसे कैसे क्वेश्चन आए, तब आइडिया लगेगा कि यार क्वेश्चन का कोई लेवल ही नहीं है। आप पीवाईक्यू सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करके बना के देखना। ठीक है, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, नहीं तो मैं ही आपको दे दूंगा पीवाईक्यू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। करंट ईयर का, और ये था प्रीवियस ईयर का। तो करंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स मेड कितना है? 1 लाख रुपए। ठीक है, ये रहा प्रोविजन फॉर टैक्स, करंट ईयर का 1 लाख, प्रीवियस ईयर का 154। एसेट साइड है टेंजिबल एसेट, टेंजिबल एसेट हम कर चुके हैं, कुछ नहीं करना। इनटेंजिबल एसेट कर चुके हैं, दोबारा कुछ नहीं करना। करंट इन्वेस्टमेंट नहीं आता, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आता है, और ये भी लास्ट वाला जो है वो भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर आता है। तो ये दो चीजें बची, दोनों क्या है? करंट एसेट। करंट एसेट बढ़ेगा तो माइनस, करंट एसेट घटेगा तो क्या होगा? प्लस। तो इन्वेंट्री क्या हो रहा है? बढ़ रहा है तो माइनस होगा। 242 था, अब हो गया 258, तो 16,000 इन्वेंट्री माइनस कर दोगे, लेस डिक्रीज इन इन्वेंट्री, इंक्रीज इन इन्वेंट्री 16,000, इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज कितना माइनस करना है? 16,000। ठीक है, इन्वेंट्री बढ़ रहा है तो माइनस करोगे। ट्रेड रिसीवेबल भी बढ़ रहा है तो उसको भी माइनस करोगे। 286 माइनस 340, 54,000, 54,000 लिखो। इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, ये भी लेस होगा, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल। बस खत्म, क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। देख लो भाई, यहाँ पे खत्म हमारा, ये नोट्स अकाउंट्स हम ऑलरेडी बना चुके हैं, क्वेश्चन हो गया डन। ऑपरेटिंग का आंसर आप मैच कर लो, एक ही चीज है बस, ये तो इसकी टोटलिंग 1 लाख ही है। 2 + 1 कितना अमाउंट आ गया? 3 लाख। और इस 3 लाख को क्या लिखोगे बताओ जरा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अब ये दोनों नॉन कैश आइटम को ऐड कर दो, 2,44,000 ये हो गया, टोटल आएगा 5,44,000। और ये जो आएगा इसको हम लोग नाम क्या देते हैं? ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब इनको ऐड कर दो, 54,000, 16,000, 50,000, 1,20,000 टोटल आ गया माइनस का, 1,20,000 माइनस का। तो 120 + 154 दोनों ही माइनस होंगे, 5,44,000 से 2,70,000 आपका आंसर आ गया। और ये प्लस का आ रहा है तो हम इसको क्या लिखेंगे? नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ओके, अब हम इन्वेस्टिंग पे चलते हैं। एक ही चीज है इसमें, तो सीधा एक ही चीज लिखो, 5,40,000, और इसको लिखेंगे नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है, नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब ये हो गया आपका कितना? 3,40,000, 3,40,000, और इसको लिखेंगे नेट कैश, प्लस का ही आ रहा है, और ये प्लस का है तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ओके, अब A + B + C, A + B + C आप तीनों को ऐड करोगे, मतलब 3,40,000 माइनस 5,40,000, और उधर का है माइनस प्लस 2,70,000, तो 70,000 आ रहा है A + B + C को ऐड करके। इसमें आपको पता है दो चीजें ऐड करनी होती हैं अगर क्वेश्चन में गिवन है, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश और बैंक वो आ गया, और दूसरा है ओपनिंग मार्केटेबल सिक्योरिटीज,
ओपनिंग मार्केटेबल सिक्योरिटीज। तो ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपको देखो कितना दे रखा है, ओपनिंग है 750 और उधर है 3 लाख, करंट इन्वेस्टमेंट 3 लाख का है, 750 और ये हो गया 3 लाख, तो 70,000 प्लस 750 प्लस 3 लाख, ये आ गया 11,20,000। तो ये जो 11,20,000 आ रहा है ये किसके सम के बराबर आना चाहिए, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट प्लस क्लोजिंग मार्केटेबल सिक्योरिटीज। तो आप देखो जरा, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 640 है और ये 480 है, तो ये आ गया 11,20,000, 6 4 10 और ये 120, 11,20,000 यानी कि बराबर आ रहा है। इट मीन्स आपका क्वेश्चन पूरी तरीके से सही है। ओके, तो बताओ कोई दिक्कत परेशानी, यहां तक क्वेश्चन आपका पूरी तरीके से एंड हो गया और सिंपल सा क्वेश्चन था, 6 मार्क का, एडिशनल पॉइंट में कुछ भी नहीं था। ओके, अब चलते हैं एक और क्वेश्चन के ऊपर जहां पे एडिशनल पॉइंट में काफी कुछ होगा और हमको अब सब कुछ यही करना है, लेकिन साथ में कुछ एडिशनल पॉइंट के अकॉर्डिंग नोट्स भी हमें बनाने पड़ेंगे। ओके, तो चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 4। प्रिपेयर, तो जब आप कम से कम समझ लो 5 से 6 क्वेश्चन बना लोगे ना, तब स्ट्रांग आ जाएगा कॉन्फिडेंस, लेकिन फॉर्मेट अच्छे से याद होना चाहिए। एक बार खुद अपनी कॉपी में बिना देखे पूरा का पूरा फॉर्मेट उतार के देखो, सबकी जगह पता होनी चाहिए कौन सी जगह कहाँ पे है, और कुछ कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो। इन्हीं 6 क्वेश्चन में से, या जो भी मैं 8-10 क्वेश्चन कराऊंगा उसके अंदर से आपके पेपर में एक सवाल आपको दिखेगा। प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट, आपको 2 साल का देखा, ये है आपका करंट ईयर, ऑब्वियसली पिछले साल का है तो ये हो गया प्रीवियस ईयर, इसको जरूर देख लेना। ये हो गया लाइबिलिटी, ये हो गया एसेट, ये हो गया नोट्स टू अकाउंट्स, ये हो गया एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो अब इस एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमें काम करना है। तो सबसे पहले बिल्डिंग का अकाउंट हम बना के देख लेते हैं, बिल्डिंग अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, और ये बनेगा वर्किंग नोट, ये हो गया डेबिट, ये हो गया क्रेडिट। तो बिल्डिंग का ओपनिंग बैलेंस, टू बैलेंस बीडी, क्लोजिंग बैलेंस, बाई बैलेंस सीडी, ठीक है। तो बिल्डिंग जरा देखो यहाँ पे है कहीं ना कहीं बिल्डिंग, ये रहा प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। जब बिल्डिंग अलग से दिया हुआ नहीं है तो यही तो बिल्डिंग होगा ना, ऑब्वियसली बात है भाई, बिल्डिंग के बारे में अलग से तो कुछ दिया हुआ नहीं है, तो ये जो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है वही आपकी बिल्डिंग होगी। तो ओपनिंग में भी 6 लाख है, क्लोजिंग में भी 6 लाख है, अरे वाह, ओपनिंग क्लोजिंग दोनों में 6-6 लाख है, बराबर बराबर है, कोई बात नहीं भाई। तो 6-6 लाख लिख लेते हैं बिल्डिंग में, ओपनिंग में 6 लाख, क्लोजिंग में 6 लाख। बिल्डिंग परचेज 75,000, आपको पता है बिल्डिंग खरीदा है, तो टू बैंक परचेज कितना आएगा 75,000, ठीक है। एक पुरानी बिल्डिंग थी जिसकी बुक वैल्यू थी 63,000, 5,000 के लॉस में बेचा है, 63,000 की चीज को 5 में लॉस में बेचा है, तो बेचा कितने में 58,000 में। बाई बैंक सेल, कितने में सेल किया 58,000 में, लॉस लिखोगे बाई पी एंड एल लॉस, लॉस कितना है 5,000 का लॉस हो गया। टैक्स के बारे में बोला, ये अलग पॉइंट है, तो बस खत्म हो गया। तो 6 लाख ये हो गया प्लस 60,000, अच्छा ये टोटल कितना हो गया 6,75,000, ये साइड बड़ी है 6,75,000। अब 675 में से घटा देंगे 58,000 और 5,000 और 6 लाख, तो 12,000 आपके पास बचता है, ठीक है। टोटल कितना बचता है 12,000 रुपए। वो 12,000 इधर जिस नाम से आएगा वो क्या होगा, डेप्रीशिएशन, लॉस हो चुका है, सेल हो चुका है, तो बचा क्या है फिर, ये ऑब्वियसली डेप्रीशिएशन आपका बच गया। अब डेप्रीशिएशन जो है आपको पता है, ये डेप्रीशिएशन ऑपरेटिंग में प्लस होगा, पेपर में से लिखना नहीं है, मैं तुमको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। सेल इन्वेस्टिंग में प्लस होगा, लॉस ऑपरेटिंग में प्लस होगा, और परचेज इन्वेस्टिंग से माइनस होगा। परचेज ऑफ असेट्स इन्वेस्टिंग से माइनस होगा, सेल ऑफ असेट इन्वेस्टिंग में प्लस होगा, डेप्रीशिएशन ऑपरेटिंग में प्लस होगा, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट भी ऑपरेटिंग में प्लस होगा, ठीक है। अच्छा, टैक्स के बारे में बोला गया है तो एक छोटा सा अकाउंट बना लो, प्रोविजन फॉर टैक्स, ठीक है। तो प्रोविजन फॉर टैक्स का जो ओपनिंग बैलेंस है वो है कितना 40, क्लोजिंग है 70, तो ओपनिंग बैलेंस 40 है, इसका बाई बैलेंस बीडी आता है, ध्यान रखना। अब अकाउंट बनाना मैं सिखा चुका हूं, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाना, मशीन अकाउंट बनाना सिखा चुका हूं। ओपनिंग यहाँ पे, क्लोजिंग यहाँ पे, टू बैलेंस सीडी, ओपनिंग 40 है, क्लोजिंग 70 है, ठीक है। अब एडिशनल पॉइंट में लिखा गया है टैक्स प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड मतलब प्रोविजन फॉर टैक्स मेड 80,000, देखोगे बाई प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है ये 80,000, यानी 1,20,000 टोटल हो गया,
1,20,000 टोटल हो गया। 70 गया तो 50,000 का आ गया टैक्स पेड, 50,000 आ गया टू बैंक, टैक्स पेड आ गया आपका 50,000। ये हो गया डेबिट, ये हो गया आपका क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। टू बैंक टैक्स पेड आ गया 50,000 बाई P&L प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, ये आ गया 80,000। और जो मेड है वो ऑपरेटिंग में प्लस होता है और पेड ऑपरेटिंग से ही माइनस होता है। मेड ऑपरेटिंग में प्लस, पेड ऑपरेटिंग से माइनस। तो जो एडिशनल पॉइंट दिया हुआ है हमें उसका वर्किंग नोट में बनाना। ये वर्किंग नोट 1 है, ये वर्किंग नोट 2 है। अच्छा, डिविडेंड प्रपोज मैं पहले भी तुमको बता चुका हूं, प्रपोज डिविडेंड हमेशा नीचे लिखा रहता है करंट ईयर प्रीवियस ईयर। तो जो भी प्रीवियस ईयर का है 60,000, ये इसी का ट्रीट, करंट ईयर को इग्नोर करना है कहीं भी, पूरे कैश फ्लो में कहीं भी करंट ईयर का लेना नहीं है। प्रीवियस ईयर का ही ऑपरेटिंग में प्लस करना है और प्रीवियस ईयर का ही फाइनेंसिंग में माइनस करना है। अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 यही ट्रीटमेंट होता है प्रपोज डिविडेंड का। प्रीवियस ईयर का जो आपने प्रपोज किया था वो इस साल पे करेंगे, फाइनेंसिंग से माइनस, और प्रोविजन बनेगा उसका ऑपरेटिंग में प्लस, करंट ईयर से कोई लेना देना नहीं है। तो सारे एडिशनल पॉइंट को आपने पढ़ लिया, ट्रीटमेंट कर लिया। पिछले क्वेश्चन में नहीं था ये, इसमें है, हमने कर लिया। अब हम फॉर्मेट बनाएंगे। तो देखो मैंने ऑलरेडी आपके लिए कैश फ्लो का एक फॉर्मेट बना दिया, आप भी बना लो। कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर AS3 रिवाइज्ड, लगभग 12-15 लाइन का आप बना लो। ऑपरेटिंग 7 to 8 लाइन इन्वेस्टिंग, 7 to 8 लाइन फाइनेंसिंग और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब एक एक चीज हम इसमें से उठा के लिखते चले जाएंगे, जो जो हमने पढ़ा है एक एक चीज लिखेंगे। प्रोविजन फॉर टैक्स मेड 80,000, टैक्स पेड 50,000। तो आपको पता है ऑपरेटिंग में आप ऐड करोगे प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड 80,000, और सबसे लास्ट में लिखते हैं टैक्स पेड 50,000, ये आउटर कॉलम में, क्योंकि ये दो चीजें आउटर कॉलम में आती हैं, एक आपका टैक्स पेड और एक नेट प्रॉफिट यानी कि सरप्लस, ठीक है। अब इसके बाद ये हो गया प्रोविजन फॉर टैक्स मेड हो गया और टैक्स पेड भी हो गया 80-50। अब यहाँ पे डेप्रीशिएशन है 12,000 का, तो डेप्रीशिएशन आपको पता है यहाँ पे आएगा ऐड नॉन कैश आइटम, नॉन कैश आइटम्स के अंदर आता है डेप्रीशिएशन, वर्किंग नोट 1 12,000 का डेप्रीशिएशन हो गया, ठीक है। उसके बाद लॉस ऑन सेल है 5,000 का, वो भी आप यहाँ लिख दोगे, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, ये आएगा आपका 5,000। अब परचेज सेल है तो इन्वेस्टिंग में ऐड करोगे सेल ऑफ मशीनरी, सेल ऑफ मशीनरी, और लेस करोगे परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ मशीनरी। तो आपने देखो सेल परचेज 75 का है और सेल है 58,000 का, सेल 58 है और परचेज 75 है, सेल 58 है, सेल 58 है और परचेज 75, ठीक है। तो आपने ये जो दो अकाउंट बनाए इनका काम हो गया। बाकी जो प्रपोज डिविडेंड है 60,000 यहां से लेस करोगे डिविडेंड पेड के नाम से, फाइनेंसिंग के अंदर डिविडेंड पेड, फाइनेंसिंग के अंदर 60,000 का डिविडेंड पेड आप माइनस कर दोगे, और यही 60,000 ऑपरेटिंग में प्लस हो जाएगा किस नाम से, प्रपोज डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड। कितना अमाउंट है 60,000, ऑपरेटिंग में प्लस प्रपोज डिविडेंड और फाइनेंसिंग में डिविडेंड पेड के नाम से माइनस। तो आपने एडिशनल पॉइंट देखो सारा कर लिया। अब इसके बाद नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर आते हैं शॉर्ट टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म डेट। लॉन्ग टर्म डेट है ना, करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। तो ये लोन है, पहले लोन 1 लाख का था, लोन डिबेंचर कुछ भी मान लो, और ये 1 लाख से 0 हो गया, तो लोन रीपेड 1 लाख, फाइनेंसिंग से माइनस। तो फाइनेंसिंग में लिखो लेस करोगे लोन रीपेड, लोन रीपेड 1 लाख का आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे लोन, ठीक है। लोन रीपेड हो गया आपका 1 लाख का, लोन माइनस कर देना। अच्छा, ये लॉन्ग टर्म लोन होगा, ये शॉर्ट टर्म लोन होगा मान लेते हैं, या इसे डिबेंचर मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं इसको लॉन्ग टर्म लोन मान रहा हूँ, ठीक है। लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन रीपेड। अच्छा, शॉर्ट टर्म लोन 10,000 था, वो भी 0 हो गया, शॉर्ट टर्म लोन भी रीपेड हो गया, शॉर्ट टर्म लोन रीपेड, शॉर्ट टर्म लोन रीपेड, और वो कितना फिगर है 10,000 है ओनली, ठीक है। आप डिवेंचर मानना चाहो तो डिवेंचर ही मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है,
ठीक है, डिबेंचर लिखना चाहो डिबेंचर मान सकते हो, आपकी मर्जी है। तो आपकी मर्जी, आप इसे डिबेंचर मानो चाहे लोन मानो। इंटरेस्ट के बारे में कुछ बोला नहीं तो अपने आप इंटरेस्ट नहीं देना, क्योंकि रेट भी गिवन नहीं है। रेट गिवन होता तो हम दे देते, रेट ही गिवन नहीं तो हम क्या करें। तो नोट्स टू अकाउंट्स हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें बस क्या पढ़ना है, बैलेंस शीट पढ़ना है और हमारा काम खत्म। नेक्स्ट 2 to 3 मिनट्स में क्वेश्चन हो गया दी एंड। शेयर कैपिटल 4 से 6 लाख, इशू ऑफ शेयर्स 2 लाख। देखो फाइनेंसिंग के अंदर एड इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स फाइनेंसिंग के अंदर ही आता है। 2 लाख का इशू ऑफ शेयर हो गया, प्लस उसके बाद है रिजर्व सरप्लस नेट प्रॉफिट करेंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर 1 लाख 2 में से 1 गया, तो सबसे ऊपर लिखो सरप्लस 1 लाख, इसे आउटर कॉलम में लिखना है अमाउंट के अंदर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है नॉन करेंट लायबिलिटी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स तो ये 1 लाख का था पहले, अभी भी 1 लाख है, इसमें कोई चेंज ही नहीं है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में। लेकिन यहाँ पे तो हम कुछ देख रहे थे चेंज, यहाँ पे नोट के अंदर ना। अच्छा ये शॉर्ट टर्म, अच्छा ये शॉर्ट टर्म था, अच्छा ये शॉर्ट टर्म था बेसिकली, ठीक है शॉर्ट टर्म था, लॉन्ग टर्म तो कुछ है ही नहीं। तो यार हमने यहाँ पे लॉन्ग टर्म लिखा ही क्यों, यहाँ पे तो शॉर्ट टर्म था ना, तो कुछ मत लिखो खाली, है ना, खाली लोन लिख लो और कुछ मत लिखो, गलती से लिख दिया लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म था। चलो खैर उससे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यहाँ पे थे हम, है ना। लॉन्ग टर्म बोरिंग 1 लाख कुछ भी चेंज नहीं हुआ। करेंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरिंग नोट नंबर 1 हम कर चुके हैं पूरा का पूरा। ट्रेड पेबल शॉर्ट टर्म प्रोविजन ऑलरेडी कर चुके हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स वाला अकाउंट बना चुके हैं। अब ये ट्रेड पेबल है, बढ़ेगा तो प्लस घटेगा तो माइनस, तो 15,000 घट गया माइनस, डिक्रीज इन ट्रेड पेबल ऑपरेटिंग के अंदर आएगा लास्ट वाले पोर्शन में, डिक्रीज इन ट्रेड पेबल, डिक्रीज इन ट्रेड पेबल 15,000 माइनस कर देना। देखो करंट लायबिलिटी बढ़ेगा तो प्लस, घटेगा तो माइनस, तो लेस। डिक्रीज इन ट्रेड पेबल 15,000 आपने लेस कर देना है। ट्रेड पेबल हो गया, घट रहा है, माइनस कर दिया। शॉर्ट टर्म प्रोविजन ऑलरेडी बना चुके हैं। अब आते हैं एसेट्स पे। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट 6 लाख 6 लाख, कोई चेंज नहीं है, अकाउंट हम वैसे भी इसका बना चुके हैं। और उसके बाद इंटेंजिबल पेटेंट, तो पेटेंट क्या हो रहा है, राइट ऑफ 50 से 45, 5,000 राइट ऑफ हो गया, ऑपरेटिंग में प्लस होगा। पेटेंट्स रिटर्न ऑफ, गुडविल पेटेंट कुछ भी राइट ऑफ हो रहा है ना, तो 5,000 आप ऑपरेटिंग में प्लस कर दोगे, तो पेटेंट्स रिटर्न ऑफ हो गया 5,000। इंटेंजिबल हो गया। अब नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट पहले 0 था, अब 75,000 हो गया, मतलब इन्वेस्टमेंट परचेज है, तो इन्वेस्टमेंट किस एक्टिविटी में जाता है, इन्वेस्टिंग के अंदर, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स माइनस का 75,000, तो इन्वेस्टमेंट भी आ गया। अब करंट एसेट्स के अंदर हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को तो नहीं लेंगे क्योंकि ये डी एक्टिविटी के अंदर आता है, लेकिन बाकी दोनों को ले लेंगे। तो इन्वेंट्री इंक्रीज हो रहा है तो ये माइनस का 5,000 इंक्रीज इन करंट एसेट माइनस होता है। ट्रेड रिसीवेबल डिक्रीज हो रहा है 120, नहीं ट्रेड रिसीवेबल भी इंक्रीज हो रहा है 75,000 से, तो 75,000 माइनस होगा, इन्वेंट्री माइनस होगा। आप ऑपरेटिंग के अंदर लिखोगे लेस, लेस इंक्रीज इन इन्वेंट्री, इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है, इंक्रीज इन इन्वेंट्री, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल। तो इन्वेंट्री 10,000 से कितना हो गया 5,000, जो इन्वेंट्री है वो 10,000 से बढ़कर कितना, सॉरी इन्वेंट्री 10,000 से बढ़कर कितना हो गया 15,000 इन्वेंट्री हो गया, तो इंक्रीज इन इन्वेंट्री में आएगा 5,000, ठीक है। इंक्रीज इन इन्वेंट्री माइनस का कितना कर दोगे 5,000, इंक्रीज इन इन्वेंट्री माइनस कर दोगे। और इंक्रीज इन इन्वेंट्री का इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, तो जो ट्रेड रिसीवेबल है वो भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है 75,000, तो वो भी आप माइनस कर दोगे 75,000 इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल। बताओ कोई डाउट, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक है। टैक्स पेड यहाँ से आ गया, वो आप माइनस कर दोगे, ये हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन हो गया दी एंड। तो हमारा कंप्लीट क्वेश्चन जो है वो हो गया हमारा खत्म, पूरा का पूरा, हर एक चीज हम लोगों ने पढ़ ली। अब हमें क्या करना है, बस टोटलिंग करनी है और कुछ नहीं, ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग की टोटलिंग करेंगे और कुछ नहीं, हमारा क्वेश्चन हो गया दी एंड। तो ऑपरेटिंग में बस यही 2 चीजें हैं, 1,40,000 140 प्लस 1 ये आएगा आपका 2,40,000। तो ये जो 2,40,000 है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। फिर आप इन तीनों को ऐड करोगे तो ये बनेगा 22,000, तो 2,40,000 प्लस 22,000 इट्स 2,62,000, 2,62,000, इसको हम लोग बोलेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट
ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ये आएगा 2,62,000 ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ये हो गया 15,000 प्लस 5,000 प्लस 75,000, 95,000 माइनस का है 95,000। अब 2,62,000 में से घटाओगे 1,17,000 आ गया, और ये जो आंसर प्लस में आ रहा है तो लिखेंगे इसको नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 1,17,000। इन्वेस्टिंग में आपने सारा कुछ लिख लिया है। इन्वेस्टिंग का आंसर आएगा 58,000 माइनस 150, दोनों को जोड़ के माइनस का 92,000 है। आंसर आएगा नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब ये वाला भी देख लेते हैं पोर्शन हम लोग। ये हो गया 2 लाख माइनस 60 माइनस 110, ठीक है 30,000 प्लस का आ गया, तो इसको लिखेंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ओके, अब 30,000 प्लस का है, माइनस का है 92,000 और प्लस का है 117, तो 55,000 आ गया। A प्लस बी प्लस सी आ गया 55,000। इसमें प्लस करेंगे ओपनिंग कैश, तो ओपनिंग कैश कितना है 30,000 है, तो 55 में 30,000 ऐड करेंगे तो 85 आएगा। तो अगर क्लोजिंग कैश 85,000 आ रहा है तो इसका मतलब क्वेश्चन सही है, क्योंकि मार्केटेबल सिक्योरिटी तो है नहीं इसमें, नहीं तो ओपनिंग मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी ऐड करते। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो ये किसके सम के बराबर आएगा, मतलब अकेला ही आएगा क्योंकि ओपनिंग कैश ऐड करा है, तो ये क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बराबर आएगा। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ओपनिंग कैश, तो ये क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बराबर आ जाएगा। ये पूरा हो गया क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। 85,000 देखो आ भी रहा है, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अगर इसके अंदर मार्केटेबल सिक्योरिटीज होता तो हम वो भी ऐड करते ओपनिंग, तो ये क्लोजिंग के ओपनिंग अगर मार्केटेबल सिक्योरिटीज होता ना यहाँ पे, तो हम ओपनिंग कैश के साथ साथ ओपनिंग मार्केटेबल सिक्योरिटीज या करंट इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो भी हो, जिस भी नाम से एक ही चीज़ है, ऐड करते तो वो क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और प्लस क्लोजिंग मार्केटेबल सिक्योरिटीज के बराबर आता। ठीक है, बट है नहीं, तो ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। तो आपको टीचर ये सब चीज देखता है, टीचर कुछ नहीं देखेगा, देखेगा ये सही है, ये सही है, ये सही है, ठीक है, फिर टीचर देखेगा ये सही है, ये सही है, ये सही है। आपको 6 नंबर पूरे मिल जाएंगे, हर स्टेप के नंबर है। कोई एक गलत कर दिया आपने, उसकी वजह से आंसर तो मैच होगा नहीं, तो वो आधा नंबर कटेगा ज्यादा से ज्यादा, 1 पॉइंट के, आधे से ज्यादा नहीं कटेगा, 5.5 तब भी मिलेंगे। 2 पॉइंट गलत कर दोगे तो मे बी वो 1 नंबर कट कर दे। ओके, चलो ये वाला क्वेश्चन हमारा हो गया पूरी तरीके से डन। इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना। अगली क्लास में और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, और मुझे कुछ बच्चों ने बोला इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर को अच्छे से कराने के लिए, तो मैं अगली क्लास में इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स को और डिटेल में करा दूंगा आप लोगों को, मुझे कराना भी था वो। एंड फिर कुछ और प्रैक्टिस करेंगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को समझेंगे और बेहतर तरीके से। थोड़ी बहुत थ्योरी है, 1 मार्कर क्वेश्चन है, कुछ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इस साल के सैंपल पेपर क्वेश्चन, काफी कुछ करना है अभी इस चैप्टर में, 3-4 पार्ट और लगेंगे, तो आप इतना जरूर करके आना, फिर मैं आगे कंटिन्यू कराऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।